हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी को कम्प्लीटली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फोकस कीजिए, ठीक है। फिर टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनर्जी एनर्जी है क्या, मतलब नॉर्मली क्या एनर्जी है। तो इसको कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या कह सकते हैं हम? द कैपेसिटी ऑफ doing work is called energy. The capacity of doing work is called energy. ठीक है, नॉर्मली। और दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि एनीथिंग दैट हैज कैपेसिटी। हाँ, मतलब कह सकते हो एनीथिंग दैट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क। नहीं, एनीथिंग that has capacity to do work, ये क्या कहलाएगा आपका? ये एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या कि एनर्जी का ऐसा यूनिट्स क्या होंगे, सीजीएस यूनिट्स क्या होगा, ठीक है ना। एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी। तो नॉर्मली आप डेफिनेशन से देख रहे हो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो नॉर्मली ये है कि जो वर्क का यूनिट्स बनेगा वही एनर्जी का यूनिट बनेगा, ये क्लियर है, ठीक है। क्यों कि द एनीथिंग दैट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जो वर्क का बन रहा है, तो सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं। देखिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और जूल को किससे डिनोट करते हैं आप? जे से, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियो था वर्क वाला, उस वर्क में हमने पूरा कंप्लीट करा था कि ये जूल किसके करीब होएगा, ठीक है ना। ये जूल, तो 1 जूल आप किसके करीब कह सकते हो? इसको कह सकते हो 1 न्यूटन किसका? मीटर का। 1 न्यूटन मीटर का, ये बन रहा है आपका कितना? 1 जूल के करीब, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के करीब होएगा, ठीक है, नॉर्मली। अब जरा देखिए, सीजीएस यूनिट क्या बनेगा। सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा? यानी ये बनेगा आपको कैलोरी, और कैलोरी को कहते हैं CAL, ठीक है। और रिलेशन भी दोनों में हम बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए थे। तो अब ये ना कैलोरी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, हम इसको यूज करेंगे अर्ग के फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज आर। देखिए जरा ERG, अच्छा कभी कभी ERG भी होता है, इसको ना यूं ही बोलते हैं, ठीक है। अर्ग, या तो ये बोल दीजिए या फिर आप ये बोलिए अर्ग, क्लियर है। यानी सीजीएस यूनिट क्या बन गया आपका? एनर्जी का अर्ग, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस अर्ग में और इस जूल में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब इस अर्ग और जूल की बात कर रहे हैं, जरा देखिए तो रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल, क्लियर है। अब हम कैसे निकालेंगे? नॉर्मली ये तो आपका ऐसा यूनिट है, हाँ? ये आपका कौन सा यूनिट है? ये आपका ऐसा यूनिट है, और ये क्या आपका? ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना। तो आपको एक फंडा में बार बार ये बताते आया हूं कि दोस्त, अगर आपके पास नॉर्मली क्या आ जाए, SI यूनिट आए, तो सिंपली आपको सोचना है SI को MKS के फॉर्म में। ये CP कह रहा है आपसे, ठीक है ना। नॉर्मली आप बुक में पढ़ोगे या कोई बोलेगा कि पागल है पढ़ाने वाला, बिल्कुल सोच लो तुम पागल हो बेटा। तुमको नॉर्मली क्वेश्चंस क्लियर करने से मतलब है, उसको क्वालिफाई करने से, रैंक अच्छे लाने से मतलब है। तो हम इसको फिलहाल कह देते हैं, ये जो SI है इसको मैंने कह दिया MKS, ठीक है। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीजीएस यूनिट है ये आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और यहाँ पर जो यूनिट है ऐसा है, इसको हमने कह दिया मीटर केजी सेकेंड। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट्स ऑफ लेंथ। मीटर क्या है? यूनिट्स ऑफ लेंथ।
ग्राम क्या है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, सॉरी यूनिट्स ऑफ मास, और किलोग्राम क्या है, यूनिट्स ऑफ मास। सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है? तो हम यहां से कह सकते हैं नॉर्मली कि ये आपका SI और ये आपका CGS। जरा फोकस करो कैसे कन्वर्ट करते हो। तो अगर SI में हम बात करें 1 जूल, तो जरा देखो तो 1 जूल किसके करीब, 1 जूल कितना। तो अगर ये भी नहीं पता चले ना कि 1 जूल किसके करीब होता है, तो नॉर्मली आप क्या फाइंड आउट करिए, W किसके करीब, वर्क डन किसके करीब। देखो तो W किसके करीब, F और S के करीब, पता है। तो F का क्या, न्यूटन, और S का क्या, ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने दो। अब देखो तो न्यूटन कितना, यानी M इंटू ए, और S का कितना, S, M का कितना, kg, एक्सेलरेशन कितना, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या आपका है, सेकेंड। तो नॉर्मली इसको और इसको हटा दो, सॉरी ये तो बन गया S, यानी डिस्टेंस का कितना हो गया, नॉर्मली इसका हम लिख सकते हैं मीटर। तो आप इस पूरे फंडा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकता हूं मैं kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसके करीब है आपका, नॉर्मली ये आपका बन गया कितना, ये पूरे को मिला के हम कह सकते हैं कितना, 1 जूल। ये कितना है, 1 जूल। फोकस करो जरा। अब 1 जूल किसके करीब है, 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से आप क्या कीजिए, इसी फॉर्म को यहां पर लाइए। अब यहां पर 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में 1 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा देखो किसमें, CGS में। क्योंकि ये आपने क्या कहा, ये किसमें है, देखिए ना, लेंथ मीटर में है कि नहीं, किलोग्राम मास है कि नहीं, और टाइम डिग्री सेकंड में। तो नॉर्मली आप SI को किसमें अपने कंसीडर एज्यूम कर लिया, एम्पियर्स के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्या, कि सिंपली आपके पास क्या होता है, नॉर्मली किलो को आपको बनाना है, kg को बनाना है ग्राम। तो आपने बना दिया kg को ग्राम। तो kg को ग्राम तो कितना, 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, इनटू, अब देखो तो मीटर को बनाओ सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर कितना, 100 सेंटीमीटर। अब ये देखो पूरे का स्क्वायर है ना, तो ये पूरे का स्क्वायर देना पड़ेगा अपॉन में ये क्या है, टाइम। और इसको ना टाइम को यूं छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये भी कटिंग हो रही है, ये भी कटिंग हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? चलिए अब इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया आपको 1000, ठीक है, ग्राम, इनटू ये बन गया कितना, 100 सेंटीमीटर, इनटू 100 सेंटीमीटर अपॉन में बन गया ऑलमोस्ट 1 सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब फिर से इसको हम ब्रेक करें थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, यानी 1000 ग्राम इनटू, अब इस पॉइंट्स की बात करें और इस पॉइंट्स की बात कीजिए थोड़ा, तो एक पर कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, और इसको अब इसको कंपेयर करिए तो ये किसके करीब बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर का। समझ रहे हो बात को? अब क्या है आपके नीचे में है 1 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो जरा इसको इक्वल टू कर लेते हैं, यहीं पर इसको यूं छोड़ रहे हैं हम लोग। तो अब देखो तो ये कितना, कि इसको हम आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3। चलिए लिख दीजिए 10 टू द पावर 3। चलिए इसको कितना, 10 के पावर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4। ठीक है, अब ये ग्राम ऑलरेडी था, आप यहां पर ग्राम ले आइए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूं छोड़ दीजिए, अपॉन में क्या है, ये सेकेंड का स्क्वायर है। ठीक है, अब नॉर्मली देखिए तो ये, अब इन दोनों का बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम हो तो ये पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं 10 के पावर 3 प्लस 4, ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। समझ लो बात को? अब सिंपली इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब ये टोटल कितना बन जाएगा, ये अब इसको हटाओ, मैं यहां पर सीधा सीधा लिख दूं 10 टू दी पावर 7। ठीक है, बन जाएगा ना। अब ये किसके करीब, ये जो है, ये जरा फोकस कीजिए, ये किसके करीब है, आर के करीब। क्यों कि ग्राम, देखिए ग्राम
सेंटीमीटर सेकेंड। ये क्या है आपका सीजीएस यूनिट है ना, और सीजीएस यूनिट क्या होता है एनर्जी का, अर्ग। तो यानी आपने देखा कि अगर मान लो ये पूरा पार्ट कितना है 1 जूल, तो सिंपली दोस्त आपने देखा 1 जूल कितना 10 के पावर 7 अर्ग के करीब। क्लियर है? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, चलिए अब हम बात करें थोड़ा कि 1 अर्ग किसके करीब होगा। हम इसको कंसीडर कर ले 1 अर्ग की बात करने जा रहे हैं। देखिए इसलिए सिंपली आप कह सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू, अब इसको नीचे पलट दो 1/10 के पावर 7 जूल, तो 1 अर्ग किसके करीब बन गया, इसको ऊपर भेज दोगे तो इनवर्स बनेगा ना, तो ये इनवर्स बन गया, यूनिवर्स नहीं इनवर्स -1। ठीक है, तो ये 7 पे -1 मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए तो आपका नॉर्मली कितना बन गया, एक 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल। क्लियर है? ये तो था इसके यूनिट्स के बारे में। ठीक है, कि अगर सीजीएस में आप कहो तो 1 जूल, हाँ, जो आपके वर्क डन का ऐसा यूनिट है वही क्या है आपका, मतलब सिंपली एनर्जी का यूनिट से। ठीक है, चलिए अब हम बात करें क्या कि 1 जूल आपने कन्वर्ट कर दिया अर्ग में, और 1 जूल कितना था 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, आप यहां से अब 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं, कई सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले बात कर रहे हैं ये कौन सा क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हम यहां से कह सकते हैं एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए क्या होता है लार्जर यूनिट्स ऑफ, अगर हम बात करें थोड़ा, जो तुम्हें थोड़ा बहुत कन्वर्ट करने को आएगा न्यूमेरिकल्स वाले फॉर्म में, तो तुम वहां पर हंसोगे। तो हम यहां से कह सकते हैं प्रोसेस को कि लार्जर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, लार्जर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो लार्जर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या बनेगा, सिंपली, ठीक है, देखिए 1 किलो जूल, तो किलो का के और जूल का जे। ठीक है, तो हम यहां से कहते हैं 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, चलिए अब तो ये तो जूल वाली बात थी किलो में। ठीक है, अब हम बात करें मेगा का, 1 मेगा जूल इसका लो 1 कैपिटल एम, स्मॉल नहीं कैपिटल एम, और ये जो इज इक्वल टू बन गया 10 के पावर 6 जूल। देखिए यानी मेगा कैप्स में एम होएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखो तो इसी पार्ट्स को लिखने की कोशिश करो तो 6 को कैसे लिखोगे, यानी अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो क्या मैं इसको 10 के पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, यानी नॉर्मली 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना। तो नॉर्मली इसको ऐसे लिख देते हैं 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर 3, ये बन गया जूल। अच्छा एक बात और बताओ, 10 टू द पावर 3 क्या है, किलो है कि नहीं, और 10 टू द पावर 3 क्या है, फिर से नॉर्मली ये भी है आपका किलो। जरा समझो इस बात को, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 10 टू द पावर 3, देखिए तो 10 टू द पावर 3 किलो जूल। अगर हम इसको क्या बोल दें कि देखिए तो इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों तरीके से। के का मतलब 10 के पावर 3 और हमने के का मतलब क्या लिखे 10 के पावर 3, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 मेगा जूल किसके करीब हो गया 10 टू द पावर 3 जूल। इसमें देखो ये कोई
ये कहने की बेकार की फिजूल की बात है कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया मतलब मैथमेटिक्स पूरा का पूरा खराब है, ठीक है। नॉर्मली देखिए ना 10 टू द पावर 6 की बात करें तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, बेस सेम होता है अगर तो पावर क्या होते हैं, ऐड होता है ना। तो बेस अगर सेम है तो नॉर्मली हमने 10 टू द पावर 6 को 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3, अब 10 टू द पावर 3 क्या कहलाता है, किलो, तो हमने इसको कहते हैं किलो, और एक 10 टू द पावर 3 तो आपका बच रहा है, आपको यूं लिखना पड़ेगा। ये आपका था कौन सा, लार्जर यूनिट की बात कर रही है हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा स्मॉलर यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। देखिए मेरा बात करने जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो अब स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, दैट मीन्स सब एसआई के फॉर्म में ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी हम इसको कह सकते हैं मिली जूल। अब इसको कह सकते हैं हम 1 मिली जूल, मतलब 1 स्मॉल एम और जे। देखो मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब यूनिट्स है, ये सब समझ रहे हो बात को। हाँ तो ये मिली का मतलब ये हो गया 10 के पावर -3 जूल। और हम बात करते हैं 1 माइक्रो जूल, 1 माइक्रो जूल, यानी 1 माइक्रो जूल कितना, तो माइक्रो को बोलते हैं दोस्त म्यू, म्यू MUE म्यू, ठीक है। यानी 1 और ये देखिए म्यू ऐसे लिखते हैं म्यू। अब नॉर्मली म्यू कैसे लिखता है, आपने ये 1 दिया और पहले आप यू बना दीजिए, इसको ऐसे घुमाइए, इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये म्यू बन गया। अब ये बन गया म्यू जूल, तो इसको कैसे लिखोगे 1 और इंटू 10 के पावर, म्यू का मतलब होता है 10 के पावर -6 जूल। तो आप कहेंगे 1 माइक्रो जूल कितना हो गया 10 टू द पावर -6 जूल। ये किसमें था, ये सब एसआई के फॉर्म में था, एसआई यूनिट्स के फॉर्म में था नॉर्मली। और एसआई यूनिट्स के फॉर्म में आपका क्या बन गया 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 और 1 मिली 10 टू द पावर -3 और 1 माइक्रो कितना 10 के पावर -6। थोड़ी उल्टी हो गई थी, है ना, हमें उल्टी नहीं होती, उल्टा हो गया था, जो भी आपको कहना है। 1 मिली जूल कितना 10 टू द पावर -3 और 1 माइक्रो कितना 10 टू द पावर, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू MUE म्यू, ठीक है, MUE इसको क्या कहते हैं म्यू, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, चलिए अब हम लोग ये एनर्जी पढ़ रहे हैं तो सिंपली सी बात है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो भैया उसका भी तो एनर्जी होगा कि नहीं होगा, वो अर्क और इसमें तो निकलेगा नहीं, क्यों। नॉर्मली बात करते हैं, जरा फोकस कीजिए। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे, मान लो सपोज एक ये पाथ है और ये आपका रेडियस और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है और ये मूव हो रहा है, ठीक है, इसी पाथ पर, समझ लो बात को। तो भाई इसके पास भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगा, तो अब ये कितना होगा, सिंपली बात करें अगर हम, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मली एटॉमिक और सब एटॉमिक, किसमें, फिजिक्स में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो हम यहां से लिखे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का नाम हमने दिया E और वोल्ट का नाम मैंने दिया V। अब जरा देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, तो सिंपल सी बात है दोस्त, आप नॉर्मली क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो आप लिखिए, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चैप्टर 4 में पढ़ाए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बहुत बढ़िया से क्लियरली, ठीक है, अगर याद हो तो। 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये तो रहा जी 1 इलेक्ट्रॉन के करीब, समझ रहे बात को। अपने पास क्या है, वोल्ट भी तो है। अब इस वोल्ट को क्लियर करते हैं, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं V। क्लियर है? अब ये होता क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि एक चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हो। सुनना ध्यान से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हो किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और उसके बीच जो ला रहे हैं आप, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, उसको लाने में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, कि ऐसे चले आएगा आपके पास। कोई जादू की घंटी तो चलेगी नहीं, तो नॉर्मली उसको लाना पड़ेगा आपको, और लाने के लिए आपको फोर्स लगेगा, और जहाँ से वो आएगा जिस पॉइंट तक लाएंगे उसके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी तो होगा। जब फोर्स और डिस्टेंस दोनों आ जाए, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पर हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाता है दोस्त, तो आप सिंपली एक लाइन में ये कहते हो सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वर्क डन होता है। होता है कि नहीं होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है? वर्क डन। तो कहते क्या हो कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो वहां तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके करीब होगा? ये होता है वर्क अपॉन में क्या? चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर सोचो, अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं W और चार्ज की बात करें हमने क्या क्यों, जरा सोचो, तो इसका वर्क डन का यूनिट क्या? देखो तो जूल, और चार्ज का यूनिट क्या? कूलम। अभी अभी आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन का क्या था? कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहें इस चीज को कि जूल पर कूलम किसके करीब हो गया? देखो तो 1 वोल्ट के करीब हुआ कि नहीं हुआ? 1 वोल्ट जूल पर कूलम बना कि नहीं बना? तो सिंपली इसको क्या कह सकते हो? नॉर्मली 1.6 इंटू 10 के पावर, अच्छा यहाँ गलत लिख दिए थे दोस्त, 19 करिए, ठीक है, -19। 1 इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और इंटू 1 वोल्ट कितना? जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम और जूल पर कूलम, देखिए जरा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा है सिर्फ जूल। तो आप सिंपली यहां से कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 क्या? जूल। अच्छा दोस्त देखो क्या है, कुछ देर पहले यहाँ पर गलती हो गई थी, गलती हो गई थी, 9 लिखा गया था, 19 अक्सर होना चाहिए था एक्चुअल में। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना? तो आप उसको सही कर लेंगे अगर आपने कहीं पहले वीडियो, अभी जस्ट कुछ देर पहले अगर आपने पढ़े होंगे तो गलती से गलती हुई है दोस्त, ठीक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम वोल्ट, ठीक है, और 1 वोल्ट कितना? जूल पर सेकेंड। तो अब जूल पर सेकेंड 1 वोल्ट को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा? कूलम और कूलम कैंसल आउट, और कूलम और कूलम कैंसल आउट, आपके पास बचा क्या? सिर्फ जूल। यानी सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। अब आप इस इलेक्ट्रॉन का कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं तो साइड हो गया हूँ। अब हम थोड़ा आगे की बात करने वाले हैं अभी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ, देखो दोस्त ऐसा है ना, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो कई सारे फॉर्म होते हैं, कई सारे फॉर्म होते हैं, एक नहीं होता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी बोले तो, काइनेटिक एनर्जी बोले तो, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एकदम कई सारे फॉर्म है। परेशान नहीं होना है, अरे यार इतने तो बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्त। हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है दो सबसे इंपॉर्टेंट, एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पढ़ना हमें पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को मिलाओगे मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? मैकेनिकल एनर्जी टोटल मिला के कितना हो गया? 3। ठीक है, बाकी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है।
ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एक बार फटाफट से, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या क्या, मैकेनिकल, ठीक है, थर्मल एनर्जी, जिसको हीट एनर्जी बोलते हो, इसको हीट भी बोलते हैं, परेशान मत होना। थर्मल को दूसरा लैंग्वेज में क्या कहते हो आप, हीट एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो साउंड एनर्जी, एंड सिक्स्थ अगर हम बात कर ले थोड़ा आगे तो हम इसको कह सकते हैं लाइट एनर्जी, एंड सेवंथ की बात करना है तो इसी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। और थोड़ा आगे और जाएं तो हम कह सकते हैं इसको नॉर्मली, थोड़ा सा आगे अगर जाएं तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब क्या है, ये सब है क्या, सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, जितना भी है सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब हम बात करें जरा कि एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैकेनिकल की बात करने जा रहे हैं, थोड़ा फोकस करो। मैकेनिकल एनर्जी है क्या, ठीक है। बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इसको दूसरा लैंग्वेज में ना दोस्त, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे ही बोलते हो ME, ठीक है ना। या तीसरे फॉर्म में ना इसको ऐसा भी बोलते हैं, यानी टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी ई बोल देते हैं हम लोग। तो परेशान नहीं होना है। कभी कभी आपको क्या दिखाई देगा, ME, हाँ, कभी कभी आपको क्या दिखाई देगा, E, या कभी कभी आपको दिखाई देगा TE। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर फॉर्म में लेते हो ना इस पार्ट्स को, तो इसीलिए हम लोग टोटल एनर्जी कहते हैं। ये भी हम लोग पूरा अभी करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो फिलहाल दो चीज देखिए आप, ME और इतना। तो कहते हैं द एनर्जी पासेस बाय अ बॉडी, देखिए जरा, द एनर्जी पासेस बाय, मैंने क्या कहा, द एनर्जी पासेस बाय अ बॉडी on an account of motion or position is called mechanical energy। ठीक है ना। नॉर्मली देखिए क्या है, अब इसको सोचना, आपको समझना है। द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ऑफ एन अकाउंट ऑफ मोशन और पोजीशन। ये दो चीज सोचो जरा। हम बात कर ले इसके मोशन और पोजीशन की बात करते हैं। मोशन मतलब काइनेटिक, काइनेटिक किसकी वजह से, इसको पहले हमने चर्चा करा था ऑलमोस्ट आपको मोशन चैप्टर में भी, ठीक है। तो अब ये पोजीशन, पोजीशन मतलब किसी स्थिति में हो, किसी कॉन्फ़िगरेशन पर हो, उसको बोलते हैं पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन वाली बात। जैसे मान लो लाइक मार्कर अब यहाँ पर रख देते हैं इस कंधे पर, तो इसके हाइट कहाँ, अर्थ के सरफेस से यहाँ तक का क्या है, एक पोजीशन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नॉर्मली अब मान लो कि मेरा जो कैमरा है वो स्टैंड पे लगा है, कहाँ है, पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन है उसका, ठीक है। बात करते हैं अब इस मार्कर को ना यूं फेंक देते हैं हम, तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में। तो अब देखो तो पोजीशन और मोशन के कारण, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या बन रहा है आपका, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म, अगर आपको और भी समझ में अगर नहीं आ रहा हो, अगर इसे बेटर करने की कोशिश करें तो एक लाइन में हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, सम ऑफ kinetic energy and potential energy of body, देखिए ध्यान से, sum of kinetic energy and potential energy of body is called
कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी हम इसको कह सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तभी मैंने आपको चर्चा करा था जस्ट, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो अब आया कि नहीं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को क्या कह सकते हैं आप? मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं आप नॉर्मली। समझ गए बात को? अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, यानी अब एक एक करके चर्चा करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग एक एक करके चर्चा करें इसको। काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? द एनर्जी which passes by virtue of motion of an object is called kinetic energy. The energy which passes by virtue of motion of an object, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी बॉडी के मोशन के कारण प्रोड्यूसेस एनर्जी को क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। समझ लो बात को? अब यहां पर वर्च्यू का मतलब ये होता है ड्यू टू। वर्च्यू ऑफ का क्या मतलब है? ड्यू टू प्रोसेस बाय ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण। समझ रहे हो ना बात को? और क्या कहेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझाएं तो एग्जांपल हो सकता है जैसे रनिंग वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हो सकता है मूविंग कार। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है जैसे मान लो कोई स्टोन और रोल कर रहा हो और रोलिंग बॉडी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम आप बात करें तो कहते हैं ना कि क्रिकेट बॉल को देखे होंगे आप लोग, बहुत बड़ा फैन होंगे आप। तो बॉल जो रोटेट करता है ग्राउंड पे तो कहते हैं मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल। और अगर और भी मन में इच्छा हो सर और भी ले लीजिए तो सिंपली क्या, अरे हवा का झोंका, ठीक है ना। और नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं भाई, और भी को क्या ले लें। अरे भैया आप एथलीट को देखे हो दौड़ते हुए, तो नॉर्मली जो एथलीट दौड़ता है उसको क्या कहोगे, उसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कहोगे, मतलब ऐसे भी लिख लो यार, कौन सी बात कहोगे, अ मूविंग ऑफ एन क्या एथलीट, ठीक है। ATHELET, बेटा देखो इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, इंग्लिश अच्छी है, ATHELET, ठीक है ना। तो कभी कभी देखो क्या अंग्रेजी बहुत अच्छी है इसलिए कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, समझ रहे हो बात को, बिल्कुल। तो हम बात कर लिए कितना, ये एग्जाम्पल था आपके काइनेटिक एनर्जी का। अब हम बात करें थोड़ा इसके फॉर्मूले की तरफ, देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए जरा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को कहा आपने के ई, मास को आपने कहा एम और वेलोसिटी को कहा आपने वी,
तो इस सिचुएशन में यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट होगा ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब नॉर्मली आप देखिए इसका भी यूनिट्स निकालिए, तो एनर्जी दुनिया का कोई भी आए, चाहे हीट एनर्जी आए, साउंड एनर्जी आए, पोटेंशियल एनर्जी आए, काइनेटिक एनर्जी आए, ग्रेविटेशनल एनर्जी आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर वो भी एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तब भी जूल आएगा। हाँ, केमिकल एनर्जी आए, दुनिया में कोई भी एनर्जी वर्ड दिखाई दे तो यूनिट्स क्या बन जाएगा फिलहाल के लिए, वो जूल बनेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, अब ये क्या है, अब इसके पास तो मोशन है भैया, तो क्या हो सकता है, इट हैज सेम यूनिट एज वर्क दैट इज जूल, ठीक है ना। और कौन सा क्वांटिटी होगा ये, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? और सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा, अर्ग। और अर्ग और जूल में आपको रिलेशन बता चुके हैं, क्लियर है कि नहीं, अर्ग और जूल में रिलेशन बता दिए। तो नॉर्मली अब हम बात करते हैं कि भाई साहब ये आया कहाँ से, ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है ये आया कहाँ से, उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, जरा देखिए कहाँ से आया वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, जरा देखिए हम बात कर रहे हैं आपको, मान लो सपोज एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और उस स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक बॉडी जो मूव ऑलरेडी क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, एम मास का बॉडी है इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर और ये क्या है, ऑलमोस्ट रुका हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर u जो है ये आपका क्या है, 0। आप आते हो और सडनली इसको क्या करते हैं, आप पुश कर देते हो। पुश करने के बाद यहाँ पर एक फोर्स लगता है दोस्त, और ये बॉडी ए पॉइंट से ये आपका इस पॉइंट पर आके रुक जाती है, या मान लो मोशन में आ जाता है ये बी पॉइंट पर। और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है दोस्त, एस। फिर से सुनिए, एम मास का ब्लॉक है और यह रेस्ट में है ए पॉइंट पर, और आप एक फोर्स लगाते हो, ये रेस्ट से क्या होता है, मोशन में आता है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो आप कहते हो, जरा देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बेटे। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना है, जरा देखो तो, u इज इक्वल टू 0 और a, और हम बात करते हैं a बराबर क्या होता है। नॉर्मली आप मोशन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, फ्री फॉल और ग्रेविटेशन में भी पढ़ाए थे, दोनों में पढ़ाए थे। ग्रेविटेशन में भी उसका चर्चा किया बहुत बेहतरीन तरीके से, और हम लोग मोशन में भी किए हैं। तो नॉर्मली होता है a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन में t। तो इसलिए यहाँ से आप करिए v स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य का स्क्वायर और 2 इंटू v, देखिए माइनस क्या, देखिए जरा u और अपॉन में क्या करेंगे, t, ठीक है। 2as की बात कर रहे हैं, जरा फोकस करना, समझ रहे बात को। तो ऑलमोस्ट, या आप यहाँ से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपका s, तो आप यहाँ से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्त, समझ रहे बात को। तो कैसे बनेगा, जरा देखो तो, हम यहाँ से बात कर लिए यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं थोड़ी परेशानी होएगी, तब थोड़ी परेशानी होएगी, क्यों होएगी, क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर आ जा रहा है और वहाँ पर यू स्क्वायर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। नॉर्मली देखो क्या था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इज इक्वल टू क्या, 0, इसीलिए v स्क्वायर कितना हो गया दोस्त, ये बन गया 2as। तो सिंपली बात करते हैं, जरा देखिए क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर पुट किए हो और ये वाला पॉइंट्स, तो यहाँ से बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 2as, आपके सामने आ रहा है एक फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से आप a निकालिए, a कितना, v स्क्वायर अपॉन में कितना 2s। तो यहाँ पर v क्या है आपको,
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और एस क्या है आपको डिस्प्लेसमेंट, और ए क्या है एक्सेलरेशन, और यू क्या था आपके सामने इनिशियल वेलोसिटी। हालांकि यहाँ पर यूज नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर यूज था इस पॉइंट के लिए, हमने तभी चर्चा की इस पॉइंट्स को, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ से क्या करिए, फोर्स निकालिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो फोर्स किसके करीब, F इज इक्वल टू बोलो m इज इक्वल टू m, और a कितना v²/2s। तो अब यहाँ से आप कहते हो सर W किसके करीब बनेगा, ये बनेगा F और कितना s, तो W कितना बन जाएगा दोस्त, ये बनेगा m v²/2s और इनटू बोलिए s। अब ये s और s कैंसिल आउट हो गया, तो W किसके करीब बन गया दोस्त, ये बन गया m v²/2। तो हम इसी को लिख सकते हैं हाफ m v²। देखो जरा, हम इसी को क्या लिख सकते हैं, हाफ m v²। तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट एज ऑफ कितना वर्क डन। तो ये किसके करीब बन गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ हो गया नॉर्मली। तो इसीलिए आप कह सकते हो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m v²। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके बेस्ड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, क्लियर है।